मंजिलें कदम चूमेंगी, रास्ता खुद बन जाएगा, हौसला कर तो बुलंद तो आसमां भी झुक जाएगा। ये पंक्तियां बहुआयामी प्रतिभा की धनी 54 वर्षीय डॉक्टर ऋचा सूद पर बहुत जचता है, जिन्होंने एक नहीं बल्कि कई क्षेत्रों में अपनी काबिलियत का परचम फहराया है। वे एक शिक्षाविद हैं, लेखिका हैं, प्रस्तोता हैं और खिलाड़ी भी हैं। आप 22वीं एशियाई मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के हैमर थ्रो में मेडल भी जीत चुके हैं। डॉक्टर रिचा सूद एक ऐसा नाम बन चुका है जिसके मकाम को पाने का सपना देश की कई महिलाओं का हो सकता है। उनके बारे में तमाम बातें वैसी हो जाएंगी कि हम पूछते जाएं और समय निकल जाएगा। तो उनके असाधारण संघर्ष और उनकी अटूट लगन और उनकी क्षमता की बानगी उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। श्रोताओं, आज आपके साथ मैं मनीषा बोस कार्यक्रम एक मुलाकात में एक ऐसी ही शख्सियत से आपको मिलवाने जा रही हूँ। नाम है उनका डॉक्टर ऋचा सूद। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा जी, मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। मुझे बहुत खुशी और कहना चाहिए कि मुझे बहुत एक्साइटमेंट है कि अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्या आप पूछेंगी और क्या मैं आपके प्रश्नों पर खरी उतरूंगी। निश्चित रूप से आप समाज में बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा का पात्र हैं और यही वजह है कि हम और आप आमने सामने हैं हमारे स्टूडियो में। डॉक्टर ऋचा सूद जी, आपकी सफलता ऐसी तमाम महिलाओं के लिए प्रेरणा की कहानी है जो अपने सपनों तक पहुंचने के लिए हर मुश्किल से गुजरने को तैयार हैं। ऐसे में मंजिल को भी फक्र होना लाजमी हो जाता है कि ऐसे जज्बे से वो नवाजी जा रही हैं। पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि आप एक कवियत्री हैं, एंकर भी हैं, आपने 100 से ज्यादा किताबें भी लिखी हैं, आप एक शिक्षाविद हैं और एक स्कूल के फाउंडर भी हैं और आप दमदार खेलों की दमदार खिलाड़ी भी हैं। जी। इन सब भूमिकाओं में सबसे ज्यादा कौन सी भूमिका आपके दिल के करीब है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे करीब तो मेरे खिलाड़ी है जी, क्योंकि खिलाड़ी ही मेरी जिंदगी का आधार है, खेल ही मेरी जिंदगी का आधार है। और खेल की कुछ ऐसी आदत लग गई कि हर चीज को जिंदगी में मैंने खेलना शुरू कर दिया और जिंदगी के साथ खेलना शुरू कर दिया, जबकि लोग जिंदगी को झेलते हैं, क्योंकि मैं हर काम को खेल की तरह और खेल के रिजल्ट की तरह से देखती हूँ। बहुत सुंदर और बात इसमें आपने मुझे की। मेडल भी चाहिए होते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। तो आपके बारे में, जो आपके व्यक्तित्व के बारे में जाना, उसमें एक चीज महसूस की कि आमतौर पर महिलाओं की जो रुचि है वो डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो, पावर लिफ्टिंग जैसे खेलों में कम होती है और इन्हें पुरुषों के वर्चस्व वाला खेल माना जाता है। जी। ऐसे में आपकी इन खेलों की तरफ अभिरुचि कैसे हुई और जब आपने ये खेल चुने तो घर की तरफ से कैसा सहयोग आपको मिला या नहीं मिला? ऐसा था जब मैंने 1985 में जी, कभी खेलने के लिए सोचा और मैदान में जाना शुरू किया। संघर्ष तो बहुत था। पहला तो लड़की होना ही अपने आप में एक संघर्ष था, लेकिन चूंकि मेरे माँ बाप की सोच बहुत खुली थी, उन्होंने मुझे खेलने से नहीं रोका, लेकिन हाँ, सामाजिक जो एक बंधन आप मान लीजिए उस तरीके के जरूर होते हैं, तो उन्हें भी डर लगता था। हाँ, हाँ। सुनते थे कि खेलों में लड़की जाती है तो ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। और जबकि मेरे सबसे छोटे वाले भैया बहुत अगेंस्ट रहते थे कि नहीं, ऐसे बाहर नहीं जाने अच्छा। देना। तो घर में ऐसा संघर्ष भी था और सामाजिक संघर्ष तो परिवार के साथ भी हो जाता है जब लड़की बाहर जाने लगती है। उस समय में, आज से आप ये लगा लीजिए लगभग लगभग 38 साल पहले, जी। तो 38 साल पहले का सिनेरियो काफी अलग था। हम्म। लेकिन मम्मी पापा के सपोर्ट से बहुत आगे निकलने का मौका भी मिला। और जैसा कि आपने पूछा कि ये वाले खेल जो पुरुषों के ज्यादा वर्चस्व हैं, वाले जी, हैं। ऐसा था कि मैं लंबी भी काफी हूँ, मेरी हाइट भी काफी है, लेकिन चूंकि मैं दौड़ने से थोड़ा कतराती थी। अच्छा। तो जो मेरे कोच थे, उन्होंने बिल्कुल, जिसे कहते हैं कि ऑब्जर्व करके खिलाड़ी के अंदर से सही खेल निकालना और उसे नर्चर करना। तो जो मेरे कोच थे, उन्होंने मुझे बिल्कुल सही पहचाना कि ये दौड़ नहीं सकती, तो उन्होंने मेरे को सबसे पहले डिस्कस थ्रो, शॉट पुट थ्रो और उसके साथ हाइट ज्यादा होने की वजह से हाई जंप में डाला, जबकि ये भी एक बहुत रेयर कॉम्बिनेशन था। लेकिन उस समय में हैमर नहीं होता था, जबकि अच्छा। मुझे हैमर तब भी बहुत अट्रैक्ट करता था, लेकिन लड़कियों के लिए हैमर नहीं था। जी। तो उसके बाद जब समय बदला, तो अब कोविड के बाद जब मैंने मास्टर्स में खेलना शुरू किया, तो मुझे हैमर थ्रो का मौका मिला, क्योंकि अब हाई जंप नहीं हो पाता था और हाई जंप की सुविधा भी नहीं थी। तो तब मैंने डिस्कस, शॉट पुट और हैमर की तरफ फोकस किया। अच्छा। तो नेशनल 2022 में मास्टर्स नेशनल चैंपियन बनी डिस्कस थ्रो की, और 2023 में भी दोबारा, और 2023 में ही, अभी नवंबर में ही हैमर थ्रो 22वीं एशियन गेम्स
मास्टर एशियन गेम्स जो फिलीपींस में हुई, उसमें हैमर में मुझे ब्रॉन्ज मेडल भी जीतने का बहुत मौका मिला। बधाई आपको। देखिए आपने देश का नाम इस तरीके से रोशन किया हुआ है और अपने अपनी यात्रा के बारे में बताया। आपकी बात सुनते सुनते मेरे जहन में एक बात आ रही थी कि सचमुच में कहा जाता है कि अगर संगत अच्छी हो, सोहबत अच्छी हो तो रास्ते बन ही जाते जी। हैं, मंजिल मिल ही जाती है। तो आपको जो आपके गुरु मिले, जैसे आपने बताया कि उन्होंने पहले पहचाना जी। आपकी काबिलियत को और आपको उस तरीके से स्टेप बाय स्टेप एक एक कदम आगे बढ़ाया बिल्कुल। आपके क्षेत्र में कि आप कैसे आगे बढ़ सकती हैं। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? अपने उस गुरु को समर्पित आपकी कुछ सद्भावनाएं हों तो वो आप शेयर कीजिए हमारे जी, श्रोताओं के साथ। मेरे उन पहले गुरु का नाम है श्री लिखीराम चौधरी जी। जी। उन्होंने देखा कि ये दौड़ती तो है, लेकिन इसकी स्पीड जो हम्म। है वो उतनी नहीं है। लेकिन उन्होंने जो मुझ में ऑब्जर्व किया और उन्होंने बिल्कुल सही ऑब्जर्व करके मुझे सही दिशा में डाला। इस चीज के लिए मैं तहे दिल से उनकी शुक्रगुजार हूँ और आज तक की मेरी सारी सफलताएं उन्हीं को मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ। बीच में और बहुत से गुरु आए, बहुत बड़े बड़े नामचीन गुरु भी मुझे मिले, लेकिन जो पहले गुरु हैं उनके लिए जो मेरी श्रद्धा है वो आज भी उतनी ही गहरी है जितनी पहले दिन थी। बहुत अच्छी बात है। देखिए एक और प्रश्न है, प्रश्न तो काफी हैं लेकिन प्रश्नों का भी एक क्रम है, तो उस क्रम में मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि कोई भी व्यक्ति जब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता है, अपनी सफलता पाता है, कोई रास्ता चुनता है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं उसकी जो पृष्ठभूमि होती है, पारिवारिक उसकी जो संरचना होती है, उसके बारे में आप बताइए कि परिवार में किस तरह के मुश्किलों से गुजरना पड़ा या किस तरीके का सहयोग मिला और कैसे आपकी शिक्षा दीक्षा हुई, कहाँ से आपने ये सारी चीजों को अपने जेहन में समेटना शुरू किया, आपको प्रेरणा मिली कि आपको ऐसे ऐसे इस दिशा में आगे बढ़ना है। मैं यहाँ पर एक तो आजकल के माता पिता को भी ये कहना चाहूंगी कि जी। मेरा बचपन मैं बहुत सौभाग्यशाली थी जिस परिवार में मैं पैदा हुई, जी। आर्य समाजी परिवार। और मेरी माँ संस्कृत की लेक्चरर थी डिग्री कॉलेज में और पापा डॉक्टर थे। तो मेरी मम्मा जो मुझे बेड टाइम स्टोरीज होती हैं जो सोते समय बच्चों को सुनाई अच्छा। जाती हैं, तो जिसे कहते हैं कि घुट्टी में पिलाना, तो जो मेरी कहानियां थी वो पन्ना धाय की कहानी थी, अरे वाह। रानी पद्मावती की कहानी थी, महाराणा प्रताप की कहानी थी और महात्मा बुद्ध की कहानी थी और महाभारत की कुछ एपिसोड्स मुझे सुनाए जाते थे कि किस तरीके से मुझे कुछ अभी भी पुरानी छोटी यादें हैं। उनमें ये याद है कि उस समय भी संजय क्या ऐसा कोई कंप्यूटर था या क्या था ऐसा मुझे हाँ। उस समय तो कंप्यूटर शब्द भी नहीं होता था, बिल्कुल। जबकि मैं बात कर रही हूँ कि उस समय भी हमारी जो टेक्नोलॉजी है इतनी आगे जा चुकी थी, इतनी उन्नत थी कि संजय ने धृतराष्ट्र को उसके पास बैठकर कई मीलों दूर हो रहे महाभारत के युद्ध को आंखों देखा हाल सुनाया। तो जो मेरे खून में मेरी मम्मी ने जो भरा वो हमेशा एक साहस भरा, तो वही साहस मुझे आगे लेके जाता था और हर कहानी सुनाने के बाद वो एक ही बात कहती थी कि तुम्हें कुछ बनना है। तो वो जो कुछ बनना है वो हमेशा मेरे खून में और मेरे दिमाग में रहा और वो हमेशा मुझे प्रेरित करता है और आज भी मुझे प्रेरित करता है। और जहां पर भी मैं खड़ी होती हूँ तो उसी साहस के साथ खड़ी होती हूँ और आज आपके साथ हूँ, तो मुझे ये लग रहा है कि मुझे यहाँ भी 100% देना है ताकि जो लोग सुने उनको भी प्रेरणा मिले, आपके इस कार्यक्रम का मकसद भी पूरा हो। बिल्कुल हो ही रहा है, जो मैं महसूस कर रही हूँ और हमारी सखियां जो कार्यक्रम सुन रही हैं वो भी इस बात को महसूस कर रही होंगी। देखिए व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण उसकी माता से ही शुरू होता है और आपने जैसे माँ की भूमिका बताई, हर माँ अपने बच्चे के लिए बेहतर भविष्य चाहती है, अच्छे संस्कार चाहती है, लेकिन उसके बीजों का जो रोपण है वो उसे स्वयं करना होता है। और आप सचमुच में बहुत भाग्यशाली हैं कि जिस दौर में बच्चे फैंटेसी में, चित्र कथाओं में, कहानियों में, उनकी कल्पनाओं में होते हैं, उस दौरान आपको आपकी माँ हमारे भारतीय संस्कारों की जिन पंक्तियों के बारे में, जिन दृश्यों के बारे में समझा रही थी, वो सारा आपके अंदर चित्रांकन चल रहा था जिसने आपको इस व्यक्तित्व के रूप में निर्मित किया। जी बिल्कुल। हमारी सुनने वाली जो सखियां हैं, जो बहनें हैं, वो इस बात से प्रेरणा ले रही होंगी कि हमें अपने बच्चे की परवरिश में किस तरह के बीजों को रोपित करना चाहिए जिससे हमारा बच्चा समाज में एक अच्छा योगदान दे सके। जी बिल्कुल। ऋचा जी, एक और सवाल मेरे मन में कौंध रहा है और मैं पूछ ही डालती हूँ आपसे। देखिए आप एक स्कूल की फाउंडर हैं जी। तो इस स्कूल को शुरू करने का विचार कब, क्यों और कैसे आया, और शुरुआती दिनों में जब हम कोई नया कार्य शुरू करते हैं तो किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा और किन परेशानियों को हरा कर आप अपने इस मकाम तक पहुंची? देखिए बहुत लंबा अनुभव, लगभग 24 साल मैंने नौकरी की जी। उस नौकरी से ही शायद मेरे जीवन का दूसरा निर्माण, जो एक तो माँ बाप करते हैं और एक प्रोफेशनली आपकी जो ग्रोथ होती है, तो उस नौकरी में मैं पूरी तरह से प्रोफेशनली डेवलप हुई। मेरे वो स्कूल को श्रेय देना चाहूंगी और उनकी जो मैनेजमेंट ओनर थी श्रीमती मृगांका
सिंह जी, उनको मैं पूरा श्रेय देना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे जिस तरीके से पहले तो खोजा, क्योंकि वो मुझे वास्को डिगामा कहती थी अक्सर और हमेशा हौसला बढ़ाती थी और इनोवेटिव कहती थी। तो वो कुछ शब्द जैसे मैंने दिल में रखे और दिल तक पहुंचे, और उस आवाज को मैंने पूरी कमिटमेंट से पूरा करने की कोशिश की। तो लगभग 24 साल नौकरी करने के बाद फिर मुझे लगा कि अब कुछ देने की बारी है। लिया अब तक बहुत, अब देने की बारी है। तो क्या देना चाहिए? बच्चों को अच्छे संस्कार, अच्छी अफोर्डेबल क्वालिटी एजुकेशन, और उसके साथ साथ जो है हमारे देश की संस्कृति। मैं मेरे बच्चों को गीता के श्लोक उन्हें नर्सरी केजी क्लास में ही रटवा देती हूँ। अच्छा, क्योंकि अभी वो रटेंगे और कुछ जब बड़े होंगे तो उन्हें उनके अर्थ भी समझ आने लगेंगे, व्यवहार में भी लाने का प्रयास फिर करें। उसके बाद वो उनके चरित्र में चरितार्थ भी होंगे। तो इसी भावना से मैंने फिर अपने स्कूल को स्टार्ट किया। क्योंकि मैं नौकरी करती थी तो बहुत सारे पैसे नहीं थे और किसी की बहुत बड़ी सरपरस्ती भी नहीं थी। तो छोटे छोटे स्कूल्स के साथ मैंने इसे शुरू किया। अच्छा। और ईश्वर की बहुत असीम अनुकंपा रही कि आगे बढ़े, और बहुत नाम प्रसिद्धि सब कुछ मिला। और सबसे बड़ी बात है कि पेरेंट्स का विश्वास मिला अर्जित किया। और उसके साथ साथ जो बच्चे इन मेरे वाले स्कूल्स में पढ़ के बड़े हुए, उनको जो संस्कार मिल रहे हैं वो मुझे लगता है कि पहले वाले बच्चों से भी ज्यादा सशक्त हैं। बहुत अच्छा। क्योंकि उन्हें सूर्य नमस्कार स्कूल में कराया जाता है, उन्हें माता पिता के पैर छूना, धरती को धन्यवाद करना, भोजन से पहले प्रार्थना करना, ये मैं उन्हें हिंदी में कराती हूँ। ताकि क्योंकि हिंदी हमारे दिल के बहुत करीब है और वो इन संस्कार को अपनी संस्कृति और अपनी भाषा में अपने अंदर आत्मसात कर सके, ऐसी इच्छा रहती है। बहुत सुंदर बात आपने कही, और जिस तरीके का विचार आप प्रकट कर रहे हैं निश्चित रूप से व्यवहारगत तरीके में ये वैसा ही होता होगा, ये मैं अनुभूत कर रही हूँ। जब मैंने ये स्कूल स्टार्ट किया तो उससे पहले मेरी एक सोच ये बनी कि सो लिटिल इज डन, सो मच इज टू डू। यस। तो वो जो सो मच इज टू डू है वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है और आगे पता नहीं कितना जाना है, चलता रहेगा जब तक ईश्वर चाहेंगे। बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, क्योंकि आपने शिक्षा के क्षेत्र में एक व्यवस्था की शुरुआत में अपनी भागीदारी रखी है। तो जो मौजूदा शिक्षा व्यवस्था है हमारे समाज में जो हम देखते हैं, उसके अनुसार आप उसे और बेहतर बनाने के लिए किस तरीके के प्रयास कर रही हैं? देखिए, मैं खुद से बहुत सारी टीचर्स ट्रेनिंग भी कर रही हूँ। मैं बहुत सारे टीचर्स को ट्रेनिंग भी दे रही हूँ कि हमें बच्चों को उनके फाउंडेशनल ईयर्स में जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मेन गोल है कि हम उन्हें एक अच्छा ह्यूमन बीइंग, हेल्दी ह्यूमन बीइंग बनाएं और उन्हें लाइफ लॉन्ग लर्नर भी बनाएं। तो उन गोल्स को पूरा करने के लिए मैं टीचर्स ट्रेनिंग भी देती हूँ, बच्चों को भी ट्रेन करती हूँ और पेरेंट्स की भी वर्कशॉप्स लेती हूँ। अच्छा, उससे भी बहुत फायदा हो रहा है। हालांकि ये एक गिलहरी के बराबर योगदान है, लेकिन कोशिश है। मुझे लगता है कि जिन्हें मैं ट्रेन करूंगी वो आगे जाके कुछ तो अपना योगदान भी और आगे इसे बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से। और दूसरी बात आपने मुझसे पूछी कि शिक्षा को हम और कैसे बेहतर बना सकते हैं या क्या हो सकता है। तो अभी हमारा एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जिसे कोई नौकरी नहीं मिलती, कोई काम नहीं मिलता, वो सोचता चल यार टीचर बन जाते हैं, या जब तक नौकरी मिलेगी तब तक किसी स्कूल में नौकरी कर लेते हैं। तो जब हमारे देश में भी टीचर्स बाय चांस नहीं, टीचर्स बाय चॉइस, बाय विल बनेंगे और इसके लिए ही प्रिपरेशन करेंगे, 3 से 4 साल शिक्षक बनने के लिए पढ़ाई करेंगे, तब हमारी शिक्षा का स्तर जो है वो विश्व में भी सबसे उत्तम हो जाएगा। बढ़ तो रहे हैं हम उस तरफ। हमारे माननीय मोदी जी की जो दूरदर्शिता है, उसमें जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें हमने ये दृढ़ संकल्प लिया है कि हम अपने अनटोल्ड हीरोज जो हमारे आजादी के रहे हैं उन्हें भी पढ़ाएंगे, तो एक बहुत अच्छी पहल है। और जिस तरीके से G20 में शिक्षा के लिए भी बात की गई और उसके ऊपर विमेन लेड डेवलपमेंट की बात की गई, तो जब वो साकार होने लगेगी तो हम कहीं और ही पहुंच जाएंगे और शायद विश्वगुरु जल्दी ही बन जाएंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं बार बार आपको दे रही हूँ। देखिए, वो संस्कृत का हमारा एक श्लोक है जिसमें शब्द आता है चरा वैती चरा वैती। जी बिल्कुल। तो चलते चलते हम अपनी मंजिल तक तो पहुंचेंगे ही, इस बात में कोई भी दो राय नहीं हो सकती है। जी। आप एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं और जब भी कोई इस तरीके से बहुत सारे काम करता है और बहुत सफलता पूर्वक करता है, तो उस व्यक्तित्व के लिए एक बात जहन में आती है कि उसकी दिनचर्या कैसी होगी, वो अपने 24 घंटे में टाइम का मैनेजमेंट कैसे करता होगा। तो आप प्लीज ये बताइए। इसमें मुझे लगता है कि जो व्यस्त है, जो बहुत ज्यादा बिजी है, वो हर काम को करने का समय निकाल लेता है जी। और खाली लोगों के पास वक्त नहीं होता। तो
तो जब खाली लोगों के पास वक्त ही नहीं होता तो फिर वो कैसे मैनेज करेंगे। और जो महान हुए उनका दिन भी तो 24 घंटे का ही था। उन्होंने भी तो 24 घंटे में कभी 48 तो कभी 72 घंटे का काम किया। तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये हमारे ऊपर बहुत निर्भर करता है कि हम अपने 24 घंटे को 48 या 72 घंटे कैसे बनाएं। इच्छा शक्ति जी, इच्छा शक्ति। आपकी विल है तो आप कर सकते हैं, एटीट्यूड है तो कर सकते हैं। और काम को बोझा ना समझें, काम को खेल समझें तो और आसान हो जाता है। क्योंकि आप एक खिलाड़ी जी। हैं और खिलाड़ियों का जो पूरा जीवन होता है उसमें उनको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की, बहुत अभ्यास Sportsman करने की, spirit। हाँ, वो सारी स्पिरिट्स होती हैं। तो उनका जो दिन होता है उसकी शुरुआत कुछ अलग से होती है, उस बारे में बताइए। देखिए, हम खिलाड़ी हैं। हमारी शुरुआत होती है सुबह 4:30-5 बजे हमें उठना है। 5 बजे स्टेडियम पहुंचना है, हद से हद 5:30, सर्दियों में 6 बजे। तो स्टेडियम पहुंचना ही है, बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, No choice। कुछ भी हो, कोई चॉइस नहीं है। जाना है तो जाना है। और अगर बहुत ज्यादा मतलब बारिश वगैरह है या ओस बहुत ज्यादा है या बहुत सर्दी है तो हम लोग के शेड्यूल्स होते हैं कि आप घर में इस तरह की प्रैक्टिस करें। तो आपको प्रैक्टिस से छुट्टी नहीं लेनी। आप सोचिए कि अगर आप 12-13 साल की उम्र से इस प्रैक्टिस में लग गए हैं जी। और जैसे अब मैं 54 वर्ष की हूँ और मैं 12-13 वर्ष की आयु से ये काम कर रही हूँ। तो ये तो मेरी दिनचर्या का अभिन्न अंग बन चुका है। अनुशासन। जी, ये पिछले 38 साल से तो छोड़ा नहीं। बहुत सुंदर। सुबह 4:30-5 बजे उठना और उसके बाद अपना वर्कआउट करना। मैंने क्या किया कि मेरा ना छूटे इसलिए मैं कुछ अपने साथ में लोगों को भी बुला लेती हूँ कि आप भी आइए और मेरे साथ करिए। मेरा भी वर्कआउट हो जाता है और उनको भी स्वास्थ्य लाभ मिल जाता है। और इसी तरीके से शाम को भी मैंने अपनी जिंदगी में स्पोर्ट्स को जगह दी हुई है। कुछ खेलना है, कुछ करना है, स्टेडियम जाना है, तो वो सब इस तरीके से चलता रहता है। के बाद आप कह सकते हैं कि शिक्षिका और उसके बाद लेखिका, उसके बाद सोशल वर्कर, वो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। आप कविताएं भी करती हैं और आपने कॉमनवेल्थ गेम्स में भी स्क्रिप्ट लिखी हुई है, राइटिंग की हुई है। तो लिखने का कौन सा मूड, कौन सा रंग आपको सबसे ज्यादा पसंद है? ऐसे तो देखिए, वक्त के साथ, हालात के साथ ये चीजें बदलती रहती हैं, समय के साथ बदलती रहती हैं। आपकी सोच कभी बहुत अपरिपक्व होती है, कभी परिपक्व होती है। कभी आप बहुत संवेदनशील होती हैं और कभी आप बहुत सशक्त होती हैं। तो ये वक्त के साथ कविता अपने आप बदलती रहती है। अच्छा। जो मैं मानती हूँ, क्योंकि मैं शब्दों से नहीं खेलती, मैं केवल भावनाएं लिखती हूँ। तो उस तरीके से मैं ये कहूंगी कि मैं बहुत छोटी छोटी सारगर्भित कविताएं लिखना पसंद करती हूँ जो हर किसी के मन के छोटे से कोने को भी छू सके। तो ऐसी छोटी छोटी कविताएं मैं लिखना पसंद करती हूँ। तो आपने जो स्क्रिप्ट लिखी कॉमनवेल्थ गेम्स के समय, उसका क्या अनुभव रहा आपको? वो एक अजीब और अनोखा अनुभव था, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू होने वाले थे और मैं उद्घोषिका के लिए, एंकरिंग के लिए वहां पर ऑडिशन देने के लिए गई थी। ऑडिशन में सिलेक्ट होने के बाद मुझे पूछा गया कि क्या आप हिंदी में, मेलबॉर्न से आए, उससे पहले कॉमनवेल्थ गेम मेलबॉर्न में हुए थे, तो वहां से आई हुई इंग्लिश की स्क्रिप्ट को हिंदी में ट्रांसलेट कर देंगी क्या? तो जैसे एक खिलाड़ी होता है, ठीक है कर देंगे। अब ये नहीं पता था कि वो कितनी बड़ी और कितनी कठिनाई हो सकती है। अच्छा। क्योंकि कुछ एंकर्स जो दूरदर्शन वगैरह के थे और कुछ लोगों से भी पूछा गया तो सबने मना कर दिया था। ये बात मुझे बाद में पता चली। अब मैंने, ठीक है वो खिलाड़ी है, भिड़ने की आदत है तो भिड़ गए। अब पता चला कि वो 274-273 पेज की स्क्रिप्ट थी और दिन कितने थे? सिर्फ 2। उसके साथ साथ बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत बड़ी चुनौती थी कि कुछ गेम्स ऐसे थे जिनके बारे में भी मैं एथलेटिक्स, हॉकी और बास्केटबॉल इनको जानती थी, हैंडबॉल को जानती थी, मैं कुछ बेसिक गेम्स को जानती थी जो मैंने खेला था, खो खो खेला था या और टेबल टेनिस खेला था, कबड्डी खेला था, लेकिन उसमें बहुत सारे गेम्स थे। तो उस समय हमारे पास ये ट्रांसलेटर्स भी नहीं होते थे और दिन थे 2। तो मैंने क्या किया, मैं पूरे 3 दिन और 2 रातें मैं जागी, बिल्कुल नहीं सोई, 1 घंटा भी नहीं सोई। और मेरे साथ मेरा सहयोग किया मेरे एक क्लर्क थे, उनको हिंदी में टाइपिंग करना आता था, मुझे हिंदी में टाइपिंग करना नहीं आता था, पंकज शर्मा। तो उन्होंने मेरी पूरी मदद की, वो भी मेरे साथ 2 रातें जागे। हम दोनों जनों ने बैठ के 2 रातें और 3 दिन बिना सोए ये काम अपनी कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए हमने करके दिया और सबने बहुत सराहा। और जितने भी स्टेडियम्स में हिंदी की स्क्रिप्ट पढ़ी गई वो मेरे द्वारा अनुवादित की गई थी। बहुत अच्छी बात है। आपने बहुत सारी कविताएं रची और आप इसके पहले जिक्र भी कर रही थी, तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे श्रोताओं को, सुनने वाली सखियों को, जो आपकी सबसे ज्यादा पसंदीदा कविता है उसकी चंद लाइनें, चंद पंक्तियां सुनाएं। जैसा कि मैंने कहा कि मैं लंबी कविताएं नहीं लिखती, मैं बहुत छोटी छोटी कविताएं लिखती हूँ। जैसे जब बहुत पुरानी कविता है, आप किसी से मिलते हैं और प्रेम में पड़ते हैं तो क्या होता है, तो ये एक ही पंक्ति है, देखा जाए या 2 पंक्तियां मान लीजिए। जब से तुमसे मुलाकात हुई खुद से कहाँ बात हुई, जब से तुमसे मिली
मिली, मैं खुद से कहाँ मिली। अच्छा, बहुत सुंदर। मैं हमेशा नारियों के जज्बे को बहुत सलाम करती हूँ। नारियां बहुत सारे संघर्षों को जूझ के अपनी सफलता की ओर बढ़ती हैं, तो उनके लिए मैं अक्सर कहती हूँ, ये जज्बा ही तो है जो जिंदा रखे है, ये जज्बा ही तो है जो अब तक जिंदा रखे है, वरना हालातों ने तो कब का पिंजर कर दिया था। नारी हमेशा ऐसे ही संघर्षों से गुजरती है, लेकिन फिर भी जीतने की, क्योंकि नारी जो है वो फीमेल है। मैं जब 12th में थी, 11th में थी, मेरे पास साइंस थी, तो उसमें जब मैंने FE पढ़ा, FE जो साइन है हमारे पीरियोडिक टेबल में, वो है आयरन का साइन। और ऐसे ही अचानक से बैठे बैठे FEMALE जब मैंने लिखा, तो मैंने कहा यार, मेल और फीमेल, FE और मेल, तो जब ये FE मेल में मिल जाता है तब फीमेल बनता है, यानी एक नारी में पुरुष तत्व भी जब मिल जाता है तब नारी बनती है। देखिए कितनी वैज्ञानिक बात आपने ढूंढी। तो तब से मुझे लगा कि हमें कोई भी ऐसा संघर्ष नहीं, सब चुनौतियां हैं, उसको संघर्ष ना मानते हुए चुनौती लेके व्हाट नेक्स्ट की वेट करिए। और तब से मुझे भी आदत पड़ गई कि व्हाट नेक्स्ट, और जब मेरे पास व्हाट नेक्स्ट रहता है तो मैं बड़ी खुश रहती हूँ कि अब ये काम करना है, अब ये काम करना है, एक उद्देश्य जीवन में मिला रहता है। और जैसे आपने अभी मुझसे पूछा था कि समय, टाइम मैनेजमेंट, तो जब व्हाट नेक्स्ट रहता है तो सब मैनेज भी होता है, और जब व्हाट नेक्स्ट नहीं रहता तो मैं उदास हो जाती हूँ। देखिए, अभी आपकी जो ये कविता सुनी मैंने, उससे मुझे आपकी उस शिक्षिका की बात याद आ गई जो आपको वास्को द गामा कहते थे, जी, है ना। आपने उस फीमेल शब्द के एक एक स्पेलिंग के पीछे जो आपने विज्ञान ढूंढा कि एक पुरुष और जो स्त्री तत्व है हम सभी में समाहित होता है, और उसी के आधार पे हम अपने जीवन में एक दशा और दिशा को निर्धारित करते हैं। जी बिल्कुल। तो कितनी सुंदर बात है। और इसी के साथ मैं और जानना चाहूंगी कि आप इतनी सारी चीजों में मशगूल रहती हैं, इसके अलावा आपके और क्या क्या शौक हैं? शौक की बात करें तो मुझे लगता है जो भी काम मुझे मिलता है, क्योंकि मेरी आदत है खिलाड़ी होने के नाते मैं हर काम को खेल खेल में करती हूँ। हाँ हाँ। तो उस वजह से जो भी काम मुझे मिलता है मैं उसे पूरे शौक से करती हूँ, तो वही मेरा शौक बन जाता है। हाँ, मुझे घूमने का शौक है, मुझे थोड़ा बहुत पेंटिंग करने का शौक है, म्यूजिक सुनने का शौक है, लेकिन जो काम मुझे मिल जाता है जब मैं उसे शौक बना के शौक से करती हूँ, तो उसमें मुझे जो संतुष्टि मिलती है वो किसी और चीज में मुझे नहीं मिलती। जब मैं उसको पूरा कर लेती हूँ, वो काम जब सफल हो जाता है, जो संतुष्टि मिलती है, तो मुझे शायद शौक पूरा करने से भी ज्यादा मिलती है। जिंदगी का कोई ऐसा लम्हा जो आपके हृदय में बसा हो, या ऐसी कोई घटना या ऐसी कोई बात जो आपके दिल में अंकित हो गई हो, जिसे आप जीवन भर एक स्वर्णिम याद की तरह, स्मृति की तरह रखना चाहती हो? ईश्वर की दया से ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी सफलताएं हैं जो मुझे मिली, लेकिन जो मेरी पहली सफलता थी, जो सबसे पहले मुझे गोल्ड मेडल मिला राष्ट्रीय स्तर पर जूनियर डिस्कस थ्रो करते हुए, जूनियर एज ग्रुप में, पहला तो वो, और उसके बाद जब सीनियर इंडिया यानी कि ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप कल्याणी यूनिवर्सिटी कोलकाता में 8 जनवरी 1991 को जब मैंने गोल्ड मेडल जीता जी। तो वो जो लम्हा था, और उसके बाद जब गोल्ड मेडल मेरा डिक्लेयर हुआ, फर्स्ट में डिक्लेयर हुई और वो जो मैं हवा में उछली थी, तो वो लम्हा आज तक उतना ही ताजा है, वो याद उतनी ही ताजी है कि मैं उसको बार बार जी भी सकती हूँ और महसूस भी कर सकती हूँ, क्योंकि उसके पीछे एक चैलेंज था। मेरे बड़े भैया की मैरिज हुई तो मेरी बड़ी भाभी गोल्ड मेडलिस्ट थी, तो मम्मा हमेशा कहती थी कि तुम्हें कुछ बनना है, देखो भाभी गोल्ड मेडलिस्ट है, तुम सारा दिन खेलते रहते हो। घर में हमारा एक छोटा सा डॉगी होता था, उसका नाम था सुमी। ये सुमी भी कूदता रहता है, तुम भी कूदते रहते हो, वो भी सो जाता है, खाता है, पीता है, सो जाता है, तुम भी खाती हो, पीती हो, सो जाती हो और कूद के आ जाती हो। क्योंकि वो समय में खेलों को उतना महत्व नहीं दिया जाता था, तो तब जो है ये कहा जाता था कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। तो उसमें मैंने एक लाइन तब से सोची हुई थी कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन इसे मैं पलट दूंगी, कैसे? खेलोगे कूदोगे थोड़ा सा भी पढ़ लोगे तो बनोगे लाजवाब। तो जब गोल्ड मेडल मैंने जीता तो मुझे वो लाजवाब वाली फीलिंग आई, और मैंने आके मम्मी से बोला कि मम्मा देखो, भाभी तो एक यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडलिस्ट है और मैं पूरे इंडिया की यूनिवर्सिटीज की गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। तो मम्मा को बहुत गर्व भी हुआ। वो लम्हा हमेशा मेरे अंदर जिंदा रहता है। बहुत सुंदर बात। देखिए, चलते चलते घड़ी की सुइयां इशारा कर ही रही हैं, पर एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी जरूर कि जो हमारे श्रोता भी सुन रहे हैं, जो स्पोर्ट्स की दिशा में या एजुकेशन के फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि हमारे देश में अभी इन्हीं कुछ पिछले सालों में स्पोर्ट्स की नीतियां बहुत इम्प्रूव हुई हैं, बहुत सुधरी हैं, बहुत सारे खिलाड़ियों को खेलने का मौका दिया जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और
और जैसे खेलो इंडिया जैसे इनिशिएटिव लिए गए हैं और हमारे स्टेडियम्स में भी काफी सुधार किया जा रहा है। पहले तो थोड़ा सा ये कि थोड़ी सी ये भी अपील करना चाहूंगी कि हमारे स्टेडियम्स में और सुधार और सुविधाएं हर खिलाड़ी के लिए मिले, वो भी हो जाएगा, हो रहा है धीरे धीरे और जल्दी ही हो जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन मैं हर खिलाड़ी को ये कहना चाहूंगी कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसे पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से करें। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मैंने भी जो पहला गोल्ड मेडल लिया था वो 3 साल की मेहनत के बाद लिया था और जो यूनिवर्सिटीज में गोल्ड मेडल लिया था वो 5 साल की मेहनत के बाद लिया था। तो कोई शॉर्टकट नहीं होता और मेहनत ही सही रास्ता है। आजकल बच्चे भटक जाते हैं, अलग अलग चीजों से शॉर्टकट बनाने की कोशिश करते हैं कि हम जल्दी से मेडल ले आए। वो जो शॉर्टकट से सफलता मिलती है वो ज्यादा लंबी नहीं चलती और जल्दी ही खत्म हो जाती है। तो अच्छा है कि वो अपनी सच्ची मेहनत से आगे आए, मेहनत उन्हें दूर तक ले जाएगी। और जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर ढूंढना चाह रहे हैं, अभी तक तो ऐसा बहुत कम लोगों में है। अगर शिक्षा के क्षेत्र में करियर ढूंढना चाह रहे हैं तो वो अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर करें ताकि वो बच्चों को पढ़ाते समय उनके साथ और शिक्षा के साथ जस्टिस कर सके। बहुत सुंदर बात आपने कही और आपकी बात सुनकर मुझे हमारे प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर की वो पंक्तियां याद आ रही हैं जिसमें वो एक एक लम्हे को बहुत महत्वपूर्ण बताते हैं और वो कहते हैं कि पल पल मंगल लग्न, जिंदगी के दिन दिन त्योहार, उर का प्रेम फूट कर हो आंचल में उजली धार। बिल्कुल। तो आप इस प्रेरणा के साथ हमारे स्टूडियो में आए, हमारी सखियों को इतनी अच्छी अच्छी बातें बताएं और आपके जीवन की इस यात्रा को सुनकर निश्चित रूप से सब बहुत ऊर्जा से भर गई होंगी। हमारे जो श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो अपनी जिंदगी के हर लम्हे को भरपूर जिएंगे और उसे साकार करने का प्रयास करेंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया।